अडॉप्ट किया है। तो सबसे पहले तो कंट्री की बाउंड्रीज़ हमने डिसाइड कर दी। दूसरा, कंट्री किसको कह रहे हैं, देश किसको कह रहे हैं, नाम हमने ऐसा क्यों रखा ये डिसाइड कर दिया। दूसरे विषय पर हमने कहा कि भाई सिटीज़न कौन होगा। तो सिटीज़न आर्टिकल 5 से लेकर और आर्टिकल 11 तक हम लेकर गए हैं कि भाई सिटीज़न कौन होगा भारत का, क्योंकि 2 चीज़ें डिसाइड होनी ही चाहिए कि टेरिटरी, भारत का नाम और भारत में कौन से स्टेट और भारत के स्टेटों का स्ट्रक्चर, भारत के स्टेटों का स्टेटस और उसके बाद इसमें रहने वाले लोग। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वहाँ से उठाया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के अनुसार हमने कहा जो लोग भी इस हिस्से में रहते हैं उन लोगों को हम नागरिकता दे रहे हैं और जो पार्टीशन के बाद उस साइड से आए उनको हम नागरिकता दे रहे हैं। भारत से जो कोई भी बाहर जाएगा उसकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। संसार के किसी कोने पर भारत का वो व्यक्ति जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत नागरिक है, वो अगर भारत में आना चाहता है तो वो भारत में आने का उसको अधिकार है, वो भारत में आ सकता है, उसका राइट होगा। इसलिए फिर वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अनुसार ही हमने फॉरेनर्स एक्ट में थोड़ा संशोधन कर दिया। फॉरेनर्स एक्ट में जो लोग भी उन हिस्सों से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत नागरिक थे और जो पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश मान लीजिए, उस समय पाकिस्तान जो नहीं गए या जो जिनका जिनका उधर ड्यूटी नहीं थी कि उधर जाना है, वो सभी लोग जब भारत में आएँगे तो उनको फॉरेनर्स ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो हमने उनको फॉरेनर्स एक्ट में संशोधन करके भारत में आने की अनुमति दे दी और यही बात हमने सिटीजनशिप एक्ट जब बनाया तो सिटीजनशिप एक्ट में भी ये हमने रास्ता रखा कि ये लोग जिनको आ जाना चाहिए था 47 के पार्टीशन में, वो अगर नहीं आ पाते हैं और बाद में आते हैं तो उनको फॉरेनर्स नहीं ट्रीट किया जाएगा। ये सब कुछ हमने उस समय ही व्यवस्था करके रखी थी। तो ये तो सिटीजनशिप की बात हो गई। पार्टिकुलर डेट हमने निर्धारित कर दी। उस पार्टिकुलर डेट के बाद कोई अगर आता है तो एक पार्टिकुलर कमीशन हमने देश में बनाया। उस कमीशन के सामने उसको प्रेज़ेंट होना पड़ेगा। स्थायी रूप से भारत में रहना चाहता है और वो किसी पार्टिकुलर उद्देश्य से तो नहीं आया है, भारत को डिस्टर्ब करने, भारत को परेशान करने तो नहीं आया है। ये वो कमीशन परमानेंटली देखेगा और उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो अगर सैटिस्फाई होता है तो ही हम भारत की नागरिकता उसको देंगे, नहीं तो हम उसको भारत की नागरिकता नहीं देंगे। ये हमने उस समय व्यवस्था कर दी और वो आज तक चल रही है। आज भी बहुत सारे लोग, जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था तब भी लोग आ रहे थे और उस कमीशन के सामने आज भी प्रेज़ेंट होते हैं और वो सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। यानी कि वो कमीशन तय करता है कि वाक़ई में भारत में नागरिकता लेने योग्य व्यक्ति है कि नहीं है, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो दूसरी बात हमने नागरिकता डिसाइड कर दी। तो टेरिटरी डिसाइड हो गई, देश डिसाइड हो गया, नागरिकता डिसाइड हो गई। इसके बाद अब फंडामेंटल राइट्स की बात आ जाएगी कि भाई नागरिक तो हो गया, हम इसको अधिकार क्या-क्या देते हैं। वो राज्य की व्यवस्था होगी, उस राज्य की व्यवस्था में इसको क्या अधिकार होंगे। तब हमने शुरुआत वहाँ से कही कि आर्टिकल 14 में सबसे पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से या फंडामेंटल राइट होगा कि वो इक्वालिटी पर आए। वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वल प्रोसीजर ऑफ लॉ में भाग लेगा, उसको कानून समान तरीके से मानेगा, भारत में किसी को भी भिन्न नहीं मानेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात उस समय आ गई कि भई भारत किसी को भिन्न नहीं मानेगा, हम एक ही हैं, एक ही मूल है और एक ही मूल के लोग एक ही प्रकार से एक ही देश में इक्वल ट्रीटमेंट के साथ रहेंगे। हम में कोई छोटा-बड़ा नहीं होगा, फिर उसके इंटरप्रिटेशन के रूप में 15-16 दे दिया। फिर जो लोग काल गणना के अनुसार या समय की या परिस्थितियों की वजह से पिछड़ गए हैं, उन लोगों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इसकी व्यवस्था हमने बाद में की है। तो आर्टिकल 15 में तो उस समय ऐसा कुछ हमने रखा नहीं था। आर्टिकल 16 में ज़रूर हमने इस तरह की आर्टिकल 16, आर्टिकल 16(3)(4) रखा था। अब उसमें भी एक बात आ गई जिसको बड़ी गंभीरता से मुझे लगता है देश को लेना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का अपना कोड है। उस समय सवाल ये आया कि कुछ जातियों को प्रोटेक्शन दे देना चाहिए, रिज़र्वेशन दे देना चाहिए कुछ जातियों को। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भई जातियों के नाम से हमको रिज़र्वेशन नहीं दिया जा सकता।
क्योंकि जातीय रिजर्वेशन अगर हम देते हैं तो फिर सवाल यहाँ पर समस्या जो खड़ी हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि जातियों को हम खत्म करना चाहते हैं, इक्वलिटी लाना चाहते हैं, वो इक्वलिटी कभी हम ला नहीं पाएंगे और वो जातियाँ कभी हम खत्म कर नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करा जाए? तब ये आइडिया आया कि एक एक बॉक्स बनाया जाए जिसको शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाएगा। तो वो बॉक्स, शेड्यूल्ड का मतलब अनुसूची, जो जातियां उस अनुसूची में आएंगी, कोई भी आ सकती हैं, जो जातियां उस अनुसूची में आएंगी उनको ये लाभ मिलना चाहिए मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। और उस ये कैसे पता लगे कि वो कौन कौन आएंगे इसमें? तो उसके लिए फिर ये हुआ कि कमीशन अपॉइंट करेंगे, क्योंकि ओबीसी का उस समय कॉन्सेप्ट नहीं था, एससी एससी एसटी का कॉन्सेप्ट था। तो उस समय वो कमीशन की बात कॉन्स्टिट्यूशन में रख दी गई कि भाई ये कमीशन बनेगा, ये कमीशन का अपना एक क्राइटेरिया होगा। उस क्राइटेरिया में जो जातियां आएंगी उन जातियों को इसमें डाल दिया जाएगा और उनके प्रोटेक्शन को और उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको ऊपर उत्थान करने के लिए संवैधानिक प्रावधान उसमें रहेंगे। और अगर उन जातियों में इक्वलिटी आती जाती है, वो मेन स्ट्रीम में आती जाती हैं और कमीशन की रिकमेंडेशन होती है कि मेन स्ट्रीम में आ गई हैं, तो फिर उस बॉक्स से, यानी कि उस शेड्यूल से, उस अनुसूची से उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये आज भी चल रहा है। वो अलग बात है कि पॉलिटिकली कुछ इसमें वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए लोग प्रिवेल कर जाते हैं और जाति आधार पर बहुत सारे रिजर्वेशंस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोटेक्शन मांगने की कोशिश करते रहते हैं। और मेरी जाति ज़्यादा संख्या में है इसलिए मुझे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, नहीं तो सरकार पर इफेक्ट आ जाता है। ये सब चलता रहता है हमारे देश में। लेकिन जो ओरिजिनल प्रावधान है उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की व्यवस्था है और उसके लिए कमीशन की व्यवस्था है और कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन की व्यवस्था है। उनका एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अनुरूप ही लोगों के उत्थान, कौन मेन स्ट्रीम में इस समय नहीं है और किसको आने की आवश्यकता है, वो चलता रहता है। वो उस पर इवेल्युएशन होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, ऐसी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट भी लगातार बोलता रहता है और लोगों का भी अपना विचार रहता है। वो भारत के संविधान में जैसी व्यवस्था है उसके अनुरूप समय समय पर होता रहता है और होना भी चाहिए कि भाई जो मेन स्ट्रीम में नहीं है उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद समस्याएं हैं कि अंग्रेजों के द्वारा कुछ किसी को कोई उपाधि दी गई है तो हमने उपाधियां सब खत्म कर दी। छुआछूत की समस्या देश में खड़ी हो गई है, वो हमने अपराध घोषित कर दिया। फिर हमने कहा भाई आर्टिकल 19 में फ्रीडम्स दे देते हैं, व्यक्ति को फ्रीडम दे दी हमने कि बोलने का अधिकार होगा, रहने का अधिकार होगा, उसको व्यवसाय करने का अधिकार होगा, एसोसिएशन बनाने का अधिकार होगा और कहीं सेटल होने का अधिकार होगा। लेकिन ये अधिकार जो हमने आर्टिकल 19 के दिए, ये हमने एब्सोल्यूट राइट नहीं दिए। इसमें हमने सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ आर्टिकल 19 2 3 4 5 लगाया और ये कहा कि भाई देश की इंटीग्रिटी को चैलेंज नहीं हो सकता अगर कुछ ऐसा है, देश की मॉरलिटी के आधार पर नहीं हो सकता, देश को डिस्टर्ब करना, अगर इससे कुछ देश डिस्टर्ब होता है तो वो नहीं हो सकता। और फ्रीडम ऑफ स्पीच लगातार कटघरे में रहती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लगातार आर्टिकल 19(2) के आधार पर उन्होंने एक सरकमफ्रांस में बांधा है और ये कहा है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच वहीं तक है जहां तक दूसरे को हर्ट नहीं होता। लेकिन अगर दूसरे को हर्ट होता है, राज्य को हर्ट होता है, देश के सिस्टम को हर्ट होता है, सिस्टम से मतलब है जो संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक पद हैं, उन पर अगर ये डिस्टर्बेंस होता है तो फिर इतनी फ्रीडम हमको नहीं है। वी हैव एन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट इट इज़ नॉट अ एब्सोल्यूट राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये बात सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स में हम दे चुके हैं। इसी कड़ी में एक चीज़ और हम लेकर आए थे और वो ये था कि मीडिया का अधिकार कितना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के कई एक बड़े जजमेंट हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया डू नॉट हैव एनी स्पेशल राइट। किसी को भी भारत में कुछ स्पेशल राइट, एक्स्ट्रा राइट हम नहीं दे सकते। भारत में जो राइट हैं, फंडामेंटल राइट जो व्यक्ति के हैं, जो भारत के सिटीजन के हैं, उतने ही राइट हम मीडिया को भी दे सकते हैं। तो ये कहा गया है कि मीडिया को कोई एक्स्ट्रा अधिकार नहीं कि वो कुछ भी बोलेगा। अगर आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन किसी व्यक्ति के द्वारा जितना हो सकता है उतना ही मीडिया के द्वारा भी
माना जाएगा और उसी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ये व्यवस्था हमने इंडियन एक्सप्रेस का एक बड़ा जजमेंट है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर कोड करते रहे लगातार। इसीलिए मीडिया लॉज में या कॉन्स्टिट्यूशन में मीडिया को कोई अलग से अधिकार नहीं दिए, भारत के नागरिकों के बराबर ही अधिकार दिए। फिर हमने उसी में कहा कि भाई राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होगा, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी आर्टिकल 21 में दे दिया। लेकिन हर जगह हमने यही कहा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी डज नॉट मीन्स दैट ईच एंड एवरीथिंग इज फॉर यू। हमने उसमें भी ये कहा है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस वट एवर लॉ इज इन प्रिवेल इन इंडिया। जो भी लॉ भारत में लागू हैं, इन्फोर्समेंट में हैं, उन इन्फोर्समेंट के अनुसार ही उतनी आज़ादी के साथ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हम आपको देते हैं। फिर हमने कहा शोषण के विरुद्ध नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, सब करते रहे। हाँ, एक विशेष बात जो माइनॉरिटी को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के विचार थे, वो मुझे लगता है कि सबको बहुत कायदे से, बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आर्टिकल 25, 26, 27 या आर्टिकल 29, 30 की बात करते हैं। ओरिजिनल आर्टिकल की डिबेट जब आप पढ़ेंगे तो माइनॉरिटी का मतलब एक भाषाई स्टेट से दूसरे भाषाई स्टेट में जब कोई जाता है व्यक्ति, तो वो उस स्टेट में माइनॉरिटी ट्रीट किया जाएगा, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का प्रपोजल था। मैं फिर से उसको एक बार दोहराता हूँ। जैसे कोई तमिल बोलने वाला व्यक्ति है और वो दिल्ली में आ जाए, तो वो दिल्ली में माइनॉरिटी माना जाएगा, और दिल्ली का कोई व्यक्ति अगर केरला में चला जाए तो वो केरला में माइनॉरिटी माना जाएगा। ऐसा ओरिजिनल माइनॉरिटी का क्राइटेरिया था जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल डिबेट में डॉक्टर अंबेडकर का प्रपोजल पढ़ेंगे तब। हालांकि बाद में उस पर डिबेट हुई और डिबेट होने के साथ साथ ये जो सारी चीज़ें आज चल रही हैं वो सामने आई। फिर हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किसको नहीं होंगे। तो हमने कहा भाई आर्म फोर्सेस को अगर फंडामेंटल राइट दे दोगे तो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसकी होगी वो भी अगर इस तरह के फंडामेंटल राइट लेकर बॉर्डर पर खड़ा हो गया तो कैसे चलेगा। तो उसमें फिर हमने पीछे आर्टिकल 31 में ऐसा प्रावधान रखा कि नहीं भाई, और आर्टिकल 34, 35 में भी ऐसे हमने व्यवस्था रखी कि भाई फंडामेंटल राइट तो होंगे लेकिन आर्म फोर्सेस के नहीं होंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऐसे राइट नहीं होंगे, एम्प्लॉयर्स के ऐसे राइट नहीं होंगे। एम्प्लॉयर से मतलब है आज का जो क्लास 1 का ऑफिसर है, जिसको हम IAS ऑफिसर या PCS ऑफिसर्स कह लेते हैं, इनको हमने फंडामेंटल राइट्स के दायरे से बाहर रखा। आर्म फोर्सेस को फंडामेंटल राइट के दायरे से बाहर रखा, एयरफोर्स को, नेवी को, इनको हमने फंडामेंटल राइट्स के दायरे से बाहर रखा क्योंकि ये सॉवरेन पावर्स के साथ काम करते हैं और इनकी जिम्मेदारी देश को सुरक्षित रखने की है। इनको अगर फंडामेंटल राइट्स के इन दायरों में बांध दिया तो झगड़ा ही होता रहेगा रोज। बॉर्डर पर गोली चलाने से पहले वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कॉल कर लेगा और कहेगा राइट टू लाइफ मेरी पर्सनल लिबर्टी, मैं अब तो घर जा रहा हूँ भैया, मैं युद्ध नहीं करता। ऐसी कहीं पर दंगे वंगे होंगे तो पुलिस भी ऐसा कर देगी, IAS ऑफिसर जिनके ऊपर जिम्मेवारी है वो भी ऐसा कर देंगे। तो उनके लिए फिर हमने उस एक सिस्टम से ये कहा कि नहीं भाई किसके किसके फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे। मैं उस विषय पर नहीं जाता कि किनको कितने राइट हैं, सबके अलग अलग तरीके से संवैधानिक व्यवस्था में जो इंस्टीट्यूट्स हमने बनाए हैं उन इंस्टीट्यूट्स में उनके राइट्स कम है ज़्यादा, कितने किसको हैं ये हमने वहाँ डिफाइन किया है। लेकिन कुल मिलाकर हमने ये कहा कि एब्सोल्यूट राइट नहीं होंगे जैसे कि बाकी लोगों के, सामान्य जनता के पास हैं। अब जब फंडामेंटल राइट्स हमने बना लिए तो एक विषय जो आज बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं और उस समय उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया गया, उसको मुझे लगता है अब 70 वर्ष बाद भी अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में है तो ये निराशाजनक स्थिति बनती है हमारे देश के लिए कि अभी भी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की